वेलकम टू मेडिसिन विद चिप्स। किंगडम्स को कैसे कवर करें, बायोग्रोज कितना टाइम दें, हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं, लेस यील्ड टॉपिक कौन से हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमाद सेकेंड ईयर से। ये हमें बताएंगे कि हम मैक्सिमम स्कोर 68/68 किन टिप्स को यूज़ करके हम गेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बायो को कौन कौन सी बुक से पढ़ा था? मेनली मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ा था क्योंकि मैं पंजाब का स्टूडेंट हूँ, तो मेनली वो यूज़ की थी बुक। पंजाब का अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक्स के अलावा नोट्स मिलते हैं डिफरेंट एकेडमीज़ के, तो जी, आपने कौन सी नोट्स यूज़ की थी इसके लिए? मैंने किप्स के नोट्स यूज़ किए थे और इसके अलावा मैंने फेडरल के कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो यूज़ किए थे क्योंकि उस साल ये था कि फेडरल के पेपर भी आएगा साथ, क्योंकि नेशनल मेमोरी गेट था। ठीक है, तो नोट्स को भी यूज़ किया करें, उनके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों को जो है ना हाई यील्ड और लेस यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं? इसमें ये चीज़ है कि बच्चे जो है ना वो सबको इक्वल ही ट्रीट कर रहे होते हैं, हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे कि ये हाई यील्ड टॉपिक्स हाई कौन से यील्ड हैं? टॉपिक में से एक तो आपके जो, अगर फर्स्ट ईयर से बात की जाए तो फर्स्ट ईयर से आपके सेल, वो जो होता है मेनली जो मॉलिक्यूल होता है, सेल मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा ऑर्गेनेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज होते हैं ना ट्रिकी, और वो आते हैं आपके बायोएनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर से। लेकिन सेकेंड ईयर से बात की जाए तो सेकेंड ईयर से आपके चैप्टर 17 हार्मोन से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर 18 वो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इनसे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स से एमसीक्यूज आते हैं, और वो मेंडल्स के लास्ट से भी काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और लेस यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं? लेस ईयर्स में भी होते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स का सोचना चाहिए। लेकिन इसमें से एंजाइम्स जो होता है ना, एंजाइम्स के टॉपिक होते हैं, ये लेस ईल्ड होते हैं और ईजी भी रहता है बच्चों के लिए। और इसके अलावा कोई किंगडम एनिमीलिया के अलावा बाकी किंगडम से भी एक आध एमसीक्यू ही आता है, एक एक एमसीक्यू ही आता है। ठीक है। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि देखिए आपको वेटेज का पता होना चाहिए। आपके जो आधा सिलेबस वगैरह आई थिंक आता होगा, तो उसमें वेटेज होती है कि भाई इसमें से इस चैप्टर में से इतने एम सी क्यू करना है, इसमें से इतने एम सी क्यू करना है। तो आपने जब करना है स्टार्ट, तो आपने उन चैप्टर्स को पहले करना है जिनकी वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, 68 फॉर एग्जाम्पल है, तो उन चैप्टर्स को पहले करें जिसमें से 10 आने हैं, 15 आने हैं, ताकि आपको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटलीस्ट बायो को रोज़ कितना टाइम देना चाहिए? बायो को मेरा तो ये होता था कि बायो को मैं देता था जो सेकंड ईयर के टॉपिक है ना, क्योंकि आपने सेकंड ईयर अभी अभी पढ़ी होती है तो वो तो आपको एट इज़ लाइनें याद होती हैं। मेरे उसमें भी एफएससी में भी पूरे 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे बायो में, तो मुझे तो याद था पूरा। तो जब आपको सेकंड ईयर होता है ना, तो वो अभी अभी पढ़ी होती है तो उसको कम टाइम लगता है। दें उतना जितना आपको देना चाहिए, ये ना हो कि आप जी बस 15 मिनट है तो दे के ख़त्म करो टॉपिक। चलो नहीं, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसको पढ़ें, उसको अच्छा तैयार करें, वो ज़्यादा बेहतर है। कम करें लेकिन अच्छा ज़रूर करें, ये मेरे तो ये होता था। हाँ, इसमें मैं भी थोड़ा लेकिन ऐड करूँगा कि जो सेकंड ईयर के टॉपिक्स हैं वो क्योंकि हमने पहले पढ़े होते हैं अभी रिसेंटली, तो आप उसको थोड़ा कम टाइम दे दें, 1 वीक दे दें, ओ सॉरी हाफ एन आवर दे दें एक हर रोज़ एक टॉपिक को। जबकि जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स होते हैं वो आपने एक साल पहले के पढ़े होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगता है समझने के लिए, तो उसको आप 1 आवर दे दें, 1.5 आवर दे दें, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें। ठीक है, सेकंड ईयर का टॉपिक थोड़ा ईजी भी है, तो उसको आप जो है ना वो कम टाइम दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थियोरेटिकल पोर्शन वर्सेस कंसेप्चुअल पोर्शन ऑफ द बैग। कंसेप्चुअल पोर्शन में आपके जो मेनली होता है वो होते हैं हार्मोन्स, जैसे चैप्टर 17 है वही मैंने बताया। इसके अलावा बायो एनर्जेटिक्स के एटीपी कहाँ कंज्यूम हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ लेफ्ट आउट रह रहा है, ये बहुत ट्रिकी और बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चैप्टर 18 रिप्रोडक्शन वाले से एमसीक्यू बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। चैप्टर 20 जेनेटिक्स से बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर 22 होता है शायद, वो मेंडल्स लॉ वाला, उसमें से भी बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं। मेनली ये टॉपिक कंसेप्चुअल होते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन को जस्ट आप वैसे ही रीड कर लें, और जो कंसेप्चुअल है उसको आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें उस चीज़ की। कि एक जो है फॉर एग्जांपल वो लॉ वाले पर हैं या एटीपी वाले हैं, तो कितने एटीपी कंज्यूम होंगे, कितने एटीपी कंज्यूम नहीं होंगे, तो इसकी आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंगडम्स को हम कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं? बच्चों के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि किंगडम बहुत लेंथ हैवी एग्जैक्टली सिलेबस है, तो जी। हम कम टाइम के अंदर पूरे किंगडम्स को कैसे सॉल्व आउट करें? किंगडम का जो है ना, वो मैंने मेनली जो प्लांटे ही था, ये तो बाकी जो तरह प्लांटे तो शायद नहीं होता आपके सिलेबस में। बाकी किंगडम फंजाई वगैरह ये तो छोटे होते हैं, ये तो आप जब पढ़ा रहे जा रहा है अकेडमी तो आप कर लोगे। मेन होता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया से पहले तो बात है कि इसकी वेटेज होती है कि 4 एमसीक्यू सिर्फ एक चैप्टर से आते हैं। तो इसको करने का तरीका मैंने ये किया था कि मैं रोज़ जो अकेडमी में पढ़ाया जाता था वो भी करता था, उसके साथ एक टॉपिक किंगडम एनिमेलिया का भी मैंने किया था।
फिर एंड पे जब मैंने किया, जब किंगडम एनिमीलिया शुरू हुआ तो मुझे ऑलमोस्ट किंगडम एनिमीलिया ऑलरेडी आता था, तो ये साथ ही साथ मैंने रोज का एक टॉपिक करके उसको कवर किया था। ये बेस्ट वे है कि आप रोज़ एक टॉपिक कर लें, ठीक है, एंड पे जो है ना फिर आपका पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटलीस्ट रोज़ कितने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए बायो की, क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, बाकियों की जो है एमसीक्यूज़ कम आते हैं, बायो के एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं, तो इसकी मैक्सिमम कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? एटलीस्ट जो आपको टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपको मिलते हैं 30 तक तो हो जाते हैं, 30-40 एमसीक्यूज आपके बन जाते हैं। आप उस टॉपिक से जितने भी आपको मिलते हैं सॉल्व करें उसको। एक एक तो जो होते हैं ना अकेडमी टेस्ट वगैरह ले रहे होते हैं, वो और चीज़ है, लेकिन आपने इसके साथ साथ ये जो खुद से प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, जो आप टॉपिक पढ़ें उसी टॉपिक से रिलेटेड 30 to 40 एमसीक्यूज मस्ट सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकेडमी में पता टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं बच्चों के, जो अकेडमी वाले समटाइम्स कोई मुश्किल टेस्ट भी बना देते हैं, एक्सेल तो मुश्किल होती है। हाँ, तो वो जानबूझ के भी मुश्किल बनाते हैं ताकि बच्चों को जो है ना वो समझ आए। प्रिपेयर किया तो जा सके। गलत बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो वो जो गलत एग्जैक्टली। एमसीक्यूज होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए? गलत एमसीक्यूज तो मैंने इस तरह मैनेज किए थे कि मैं जो गलत एमसीक्यूज होते थे ना उनको, उनकी आपके पीछे ना, अगर आपके नोट्स मैंने यूज़ किए तो उसके पीछे रीज़न लिखी होती थी कि ये रीज़न है इसके एमसीक्यूज का आंसर ये है। एक तो जो आपका गलत हो रहा है वो तो आपने उसको तो आप किसी टीचर से पूछो कि इसका आंसर ये क्यों है, अगर आपको वो वाला रीज़न नहीं समझ आ रहा। इसके अलावा जो आपके तुक्के लगाते हो ना, आप हो जाते हैं वक्ती तौर पर सही, आप थोड़े बहुत, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं आती। मुझे तो नहीं आती थी। मुझे ये पता था कि मैंने तुक्के से सही किया, मैंने एक्चुअल सही नहीं किया। उसको भी नोट करो, उसकी भी रीज़न देखो, और जो सही होते हैं वो तो आपको आते हैं, वो तो सही है। और फिर जो आप नोट कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जो एमसीक्यूज आपके गलत हुए हैं और आपने जो गेस करके किए थे वो ठीक हो गए, लेकिन आपको उसके रीजंस नहीं पता, तो आपको एक जगह पर नोट डाउन कर लें और एग्जाम से एक दिन पहले आप वो रीड कर लें, तो आपके बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है कि हर चैप्टर में बॉक्सेस बने होते हैं ना, तो बायो के अंदर तो उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं? बॉक्सेस को आपने, मतलब ये तो है कि बॉक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉक्सेस से एमसीक्यूज आते हैं। बॉक्सेस से भी ज़्यादा जो जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है ना वो होती है डायग्राम के नीचे कुछ लिखी होती है रेड लाइंस। पीटीबी की बुक की बात कर रहा हूँ, मेनली हर बच्चा पढ़ता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, इन्हीं चीज़ों पे आता है कि एक बच्चा एडमिशन ले लेता है सेम मेहनत से, एक नहीं ले पाता सेम मेहनत से। ऐसा क्यों है? वो बॉक्सेस और वो रेड लाइंस, ये रेड लाइन, मैं मेरे तो ख्याल से 80 to 90% बच्चे नहीं पढ़ते डायग्राम के नीचे रेड लाइंस। 80 to 90% नहीं पढ़ते, वो कहते हैं इतना बड़ा टॉपिक पढ़ लिया इस पर भी सर खपाएं। लेकिन वो डिफरेंस उन रेड लाइंस, उन टॉप डायग्राम में भी एमसीक्यूज बने होते हैं। कुछ बातें थ्योरी में नहीं लिखी होती, डायग्राम पे फोकस करें। आपने अक्सर देखा होगा कि खासतौर पे ये ना हमारा 18 चैप्टर जो था ना बायो का सेकंड ईयर का, उसमें ये चीज़ें बहुत होती थी कि हमें एमसीक्यूज आते थे पेपर में, गलत होते थे। फिर हमने देखा कि रीज़न कहाँ होती थी, हमारे उस डायग्राम के नीचे रेड लाइंस या उन डायग्राम के अंदर रीज़न लिखती थी। यही वो चीज़ें हैं जो एक को एडमिशन दिला देती हैं सेम मेहनत से, एक को नहीं होता। हाँ जी, और दूसरा ये है कि ये जो है ना, ये सेम लाइन टू लाइन जाती है इसकी, तो आपने इसका दूसरा ध्यान से कवर करना है, क्योंकि बायो की मोस्टली लाइन्स आती है ना, तो जब आपने एक दफ़ा पढ़ के गए होंगे और आप जैसे ही पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपके 2-3 एमसीक्यूज वो आ गए जो आपने पढ़े हुए हैं पहले, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, आपको लगता है कि पेपर ईजी है, तो फिर आप जो मुश्किल क्वेश्चन है ना उनको भी बहुत आसानी से टैकल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब पता है लास्ट पे आके जो लास्ट वीक आ जाता है उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो जाती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और जो किस तरह हम पूरे कवर करें। अब लास्ट वीक फिर हमने उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग सब को रिवाइज करना था, तो मुझे आप बताएं कि हम लास्ट वीक के अंदर एटलीस्ट 2 डेज़ तो इसको देने चाहिए ना, तो हम 2 डेज़ के अंदर कैसे मैनेज करें पूरी बायो को? 2 डेज़ के अंदर ना, पहले तो आप जब साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि आपको कौन सा टॉपिक आसान लग रहा है, कौन सा मुश्किल लग रहा है। आसान के बच्चे क्या करते हैं कि आसान टॉपिक बार बार जल्दी पहले करते हैं। हमेशा ये होता है कि पहले आसान टॉपिक कर लेते हैं ताकि थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिले, जबकि ये गलत होता है। एक चीज़ आपको आती है वो तो आपको आती है ना, वो आपको एक झूठी सेटिस्फेक्शन देती है। आप वो टॉपिक पहले करें जो आपको मुश्किल लगते हैं, क्योंकि आसान वाले तो आप कर लेंगे, जितना मुझे होता था कि आसान वाले तो मैं कर लूँगा, मुश्किल वाले से हमेशा स्टार्ट किया करें। एंड पे रिवीजन में आपको देखें साथ साथ जो टॉपिक आपके देखें एमसीक्यूज नहीं आपको जिससे गलत हो रहे होते हैं उन टॉपिक को पहले किया करें एंड पे। और रिवीजन 2 दिनों में ऐसी होती है कि आप जो आसान होते हैं उनको सिर्फ देख ही जाएँ, अगर गुजारें, और जो आपको मुश्किल लगते थे उनको थोड़ा टाइम देने, 2 दिन ऐसे गुजरते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, आपको पता है प्रेशर बढ़ता जाता है, तो अगर आप पहले डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर कर लेंगे ना, तो एंड पे आपके लिए ईजी होगा कि भाई ये तो टॉपिक मुझे आता है, आप उसको लास्ट टाइम में भी कवर कर लेंगे। तो जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उसको पहले कवर करें आप, जो जो जिनकी वेटेज ज़्यादा, जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करें।
नेक्स्ट यह है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होते हैं, कुछ बच्चों ने अकेडमीज़ ज्वाइन की होती हैं, कुछ बच्चों ने अकेडमीज़ ज्वाइन नहीं की होती, कुछ घर बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएँ कि अब जो घर बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो वो एक टॉपिक पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आती, तो उसमें उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो यूट्यूब वगैरह सही यूज़ है। देखें, गूगल करें, यूट्यूब पे वीडियो देख लें 3-4 मिनट की, इसका कोई हर्ज नहीं है, और 3-4 मिनट भी आपकी पढ़ाई में कंज्यूम हो रहा है, कौन से आप ज़ाया कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत आपकी मतलब पढ़ाई से हट के थोड़ी वो आपके लिए फ्रेश हो जाता है माइंड। हुँ। तो देख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, किसी टीचर से पूछ लें, किसी दोस्त से पूछ लें, या डिस्कस किया करें चीज़ें, ऐसे ना छोड़ दिया करें कि बस एक दफ़ा लाइन पढ़ लिया है, ऐसे नहीं करना चाहिए, डिस्कस करें, हर चीज़ हुँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और दूसरा ये है कि आप जो है ना, जो भी आपको नहीं समझ आ रही है आप गूगल कर लें, गूगल बेस्ट सोर्स है, आपको हर हर आंसर मिलेगा गूगल से। और दूसरी बात यह है कि यूट्यूब से वीडियोस देखें, आपको कोई भी फॉर एग्जांपल टॉपिक है, मेंडल्स लॉ है, आप गूगल पे देखें, आपको जो है ना बेस्ट से बेस्ट वीडियोस मिलेंगी, आपका प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप किसी से नहीं पूछ सकते, तो आप जो है ना घर बैठ के गूगल से करें या आप यूट्यूब से वीडियो देख लें। इसके अलावा आप जो है ना दोस्त मिलकर के सेशन रख लिया करें। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हम रखते थे हर संडे, हम सिर्फ बायो का सेशन होता था, वो संडे को बैठ के हम बायो, जितनी भी बायो हो गई थी ना, उसके टॉपिक एक दूसरे से एमसीक्यूज बना के पूछते थे, कि ताकि जब आप दूसरे से पूछते हो, दूसरा आपसे पूछता है, तो ये एक डिस्कशन हमेशा याद रहती है। ग्रुप डिस्कशन ठीक है। देखें, एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट है, बायोएनर्जेटिक्स का पॉइंट है, मेरे माइंड में एक पॉइंट आ रहा है, हम आपके माइंड में एक पॉइंट आ रहा है। अब क्या होगा कि जब मैं उससे डिस्कस करूंगा वो मेरे से डिस्कस करेगा, तो जो मेरा पॉइंट है वो इसको क्लियर हो जाएगा, इसका पॉइंट मुझे क्लियर हो जाएगा। तो शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम जो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं ग्रुप डिस्कशन से। तो आप कुछ ऐसा टाइम रखें जिसमें आप फ्रेंड्स वगैरह बैठें। अगर आप दूर दूर रहते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ वो नहीं कर सकते, तो आप कॉल पे जो कर लें, कॉल मिला लें और उससे डिस्कस करें। ठीक है। और बाकी यूट्यूब में मुझे याद है कि यूट्यूब का मतलब यूट्यूब होना चाहिए, उसके शॉर्ट्स पे ना चले जाएं और रील्स वगैरह ना देखें। तो जब तक एम डी कट हो नहीं जाता तब तक आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। उसके बाद फिर जॉनसन आपके पास फ्री टाइम होगा एक मंथ, अगर आपका एम डी कट इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद एक दो माह क्लियर फ्री होते हैं, आप उसमें बैठ के जॉनसन फुल यशी करें, घूमें फिरें और इंजॉय करें। नेक्स्ट है लास्ट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई ऐसी मोटिवेशन एक लाइन बता दें कि बच्चे जो इंसान पिक करें उसमें। बात ये है कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करें, और बाकी इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, किसी की अल्लाह ताला मेरा ज़ाया नहीं करते। उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। हाँ, आप अपनी स्ट्रगल अपने एंड पे ठीक रहें, आप अपना 100% दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला आपका एडमिशन हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कि हमने बायो में 68/68 कैसे लेने हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर हम जो उनसे और वीडियोस टॉपिक्स में वीडियोस बनाएंगे, आप हमारी अपकमिंग वीडियोस भी देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। पूरी वीडियो नहीं